पिछली क्लास में जब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जो हमारा लास्ट एग्जांपल था बच्चों, और इस एग्जांपल को लेकर के हमको बात करनी थी। तो हमने उसके पहले बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए थे जो कि आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। हमारा क्वेश्चन था कि ये जो हमने लिया है, इस क्वेश्चन में हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है। तो ये अगर हम मॉडल के थ्रू बात करें तो ये आपके सामने मैंने मॉडल ले लिया है। दोनों ग्रीन को हम लोग बोल सकते हैं कि दे रिप्रेजेंट मिथाइल, ये मिथाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये दोनों जो है हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आपको कहीं पर भी CH2 या CH3 ग्रुप मिलता है, उसके अक्रॉस, जब भी आपको CH2 या CH3 मिलता है, उसके अक्रॉस आपको हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो यहां पर आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर इसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक करेंगे क्या, तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा होगी बच्चों। इसका मतलब है कि अब अगर मैं आपसे बोलता हूं तो आप चाहें तो कल हमने जो एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल में हमने यहां पर Cl लिया था, तो जैसा हम लोगों ने इसके लिए सोचा था, क्योंकि Cl एक सिंगल एटम है, Cl एक सिंगल एटम है, और यहां आप क्या देख रहे हैं CH3, सर उस कार्बन होगा, कार्बन पे और हाइड्रोजन भी होंगे, तो हमको तो फिर उसको CH3 को इलॉबरेट करके लिखना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन लगा के देखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए आपको इस टाइप का कोई अरेंजमेंट मिलता है तो उसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप इजीली उसके अक्रॉस पीओएस देख सकते हैं। तो अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस मिथाइल के अंदर मुझे पीओएस देखना है क्या, आप क्या जवाब दोगे? उसके अक्रॉस तो पीओएस देखने की जरूरत ही नहीं ना, वो तो ऑलरेडी पीओएस को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। देखिए क्या होगा, आप हर बार बहुत बड़े बड़े मॉडल नहीं बना पाओगे, इमेजिन नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं तो क्या है मॉडल है तो मैं बना लूंगा, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, 2 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा कि हम किसी भी कंसेप्ट को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, एक तो इमेजिनेशन, और दूसरा तरीका होता है कि हम कुछ चीजें ऐसी डेवलप कर लें जो हमारा पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन रिड्यूस कर दे। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर CH3 है, इसके अक्रॉस हमको पीओएस मिलना ही है। तो अब आप सोचिए, अगर किसी को यह क्वेश्चन समझ में आया तो उसको यह इजीली समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इन दोनों के अक्रॉस सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या यह बात आपको मेरी क्लियर हो गई बच्चों? तो इसका मतलब अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा बताइए, यहां पर आपको पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी मिल सकती है, तो इसमें बताइए, ये आपका मॉलिक्यूल है, ऐसा प्लेन बनाएंगे तो होगा क्या, ग्रीन और व्हाइट? नहीं होगा। क्या बोलते हो बच्चों, ऐसा प्लेन बनाएंगे तो होगा क्या, ऊपर ग्रीन नीचे व्हाइट? नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऐसा प्लेन बनाते हैं जो बोर्ड का प्लेन है, तो बोर्ड का प्लेन जो है वो क्या करेगा, वो इसको कवर करेगा, इसको कवर करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा। इस मिथाइल के अक्रॉस मुझे सोचना नहीं है क्योंकि वह 2 या 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। यहां पर मुझे सोचना नहीं है क्योंकि वह 3 हाइड्रोजन है, और बाकी जितने भी एटम अभी यहां पे दिख रहे हैं वो सब पीओएस में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब एक हमारे पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, पीओएस की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और ये प्लेन कौन सा होगा, तो इस बोर्ड का जो प्लेन है, इस बोर्ड का जो प्लेन है वही आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी यहां पे। ओके, चलिए अब एक और छोटी सी बात हम यहां पे करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास में एक 5 मेंबर्ड रिंग है। अब इस 5 मेंबर्ड रिंग में देखिए, जब तक मैं यहां पे कुछ भी नहीं लिखूंगा, यहां पर क्या होंगे, हाइड्रोजन्स होंगे। इस 5 मेंबर्ड रिंग में अगर हम देखें तो कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको मिल सकती है, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर कितनी होगी, कितने प्लेन हम लोग यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, सोच के देखो। यस, होमवर्क में भी दिया था ये क्वेश्चन आपको, गलत कर रहे हो बहुत सारे लोग, कुछ लोग सही भी कर रहे हैं। गलत करने वालों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा जा रही है बच्चों।
यस यस, अब थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, गुड। थोड़ा टाइम लेकर के सोचेंगे तो सही है, जिन्होंने समय लिया है उनके आंसर्स काफी करेक्ट आ रहे हैं। ओके चलिए अब देखते हैं, अगर मैं एक प्लेन यहां से ड्रॉ करता हूं, क्या ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है? एक कार्बन से पास होगा, सामने एक बॉन्ड है। अब बच्चों किसी को ऐसा लग सकता है कि सर अगर हम ये वाला प्लेन बनाते हैं तो ये और ये तो एक ही बात है। नहीं बच्चों, ये दोनों एक बात नहीं है। क्यों एक बात नहीं है? आप थोड़ा इमेजिन करिए, मेरे हाथ में मॉडल है, इस कार्बन से प्लेन मैंने इस बॉन्ड की तरफ बनाया, इस कार्बन से इधर बनाया, तो ये और ये कार्बन ही अलग है। इसका मतलब इस कार्बन से एक प्लेन बनाऊंगा, इससे एक प्लेन बनाऊंगा, इससे एक प्लेन बनाऊंगा, इससे एक प्लेन बनाऊंगा, इससे एक प्लेन बनाऊंगा। तो अगर मेरे पास में 5 कार्बन है तो मैं 5 प्लेन तो ड्रॉ कर सकता हूं ना। और वो पांचों देखो होता क्या है, सर इसके जैसा उसके जैसा है लेकिन प्लेन तो अलग है ना। अब ऐसे तो अगर मान लीजिए आप एक्स वाई जेड 3 एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस को एक प्लेन लेके बनाया, वाई जेड को लेकर एक प्लेन बनाया, एक्स और जेड को लेके प्लेन बनाया, तो प्लेन तो दिखने में एक जैसी होंगे ना। पर क्योंकि अलग अलग एक्सिस से सस्पेंडेड प्लेन है तो हम उसको अलग काउंट करते हैं। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्लेन कितने हो गए हमारे? 5 तो ये हो गए, और एक मॉलिक्यूल का प्लेन, एक मॉलिक्यूल का प्लेन। चलिए अब अगर मान लीजिए हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज ये करते हैं कि किसी एक एटम पर हमने यहां पर Cl लगा दिया। अब बहुत सिंपल सी कहानी है यहां पर कि जिस एटम पे आप Cl लगा रहे हैं, देखो जहां तक आपके पास में CH2 या CH3 है, सर अब आपने यहां पर तो बात ही नहीं की, या यहां पर CH2 है तो यहां भी CH2 है, यहां पर CH2 है तो यहां भी CH2 है, तो इनको लेकर के हमें बात नहीं करनी होती है। ऐसे अगर मान लो बात कर जाएंगे ना बच्चों तो बहुत ज्यादा देर तक हमको टाइम लगाना पड़ेगा और आंसर तो वही आना है। तो अब अगर मान लो हम इसकी बात करें तो सोचना यह है कि इसके अंदर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये जो 5 कार्बन है हमारे पास, इनमें से हमको टारगेट करना पड़ेगा ये कार्बन, ठीक है क्या? अगर मान लो हम इसको, देखिए किसी ने बोला कि सर ये तो नॉन प्लेनर है। क्या होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि ये प्लेनर भी है और ये नॉन प्लेनर भी है, दोनों पॉसिबिलिटी है, वो चेंज होता रहता है। तो अभी हमको इसको प्लेनर मान के ही बात करना है, साइक्लो अल्केन को हमें प्लेनर मान के ही बातें करना है बच्चों। अब बताइए कि अगर मैं यहां से प्लेन ड्रॉ करता हूं, देखिए यहां से अगर मैं प्लेन ड्रॉ करता हूं, बना देता हूं, क्या ये जो प्लेन मैंने बनाया है क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? गुड, क्योंकि इधर होगा CH2, इधर होगा CHCl। लेकिन अगर मान लीजिए मैं उस जगह से प्लेन लेता हूं जिस जगह पर मैंने Cl लगाया है, अगर मैं उसको प्लेन में कंसीडर कर लेता हूं तो ये POS को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने जो मॉडल ले रहा हूं उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन इसीलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि इनको अगर मैं ड्रॉ करने जाऊंगा तो सोचने में बहुत दिक्कत देते हैं और उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सिमेट्री को सेटिस्फाई करते हैं हमेशा। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं ऐसा कोई प्लेन बनाने की कोशिश करता हूं तो इधर क्या है CHCl, इधर है CH2, हो ही नहीं सकता POS। इसका मतलब जब जब ये बाहर रहेगा प्लेन के तब तब ये तकलीफ देगा। लेकिन अगर मैं इसको ही प्लेन में ले लूं, तो अगर मैंने इसको ही प्लेन में ले लिया तब क्या होगा बच्चों? तो सीधी सी बात है, इनको तो देखना ही नहीं है। अब मुझे क्या देखना है, इधर दोनों साइड में कौन है? 2 CH2, इधर दोनों साइड में कौन है? 2 CH2, CH2 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 CH2, प्लेन यहां से काट रहा हूं मैं। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि इसमें ये वाला जो प्लेन है जिसमें कि हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं HCl वाले को, दिस रिप्रेजेंट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये जो प्लेन होगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री को सेटिस्फाई करेगा बच्चों, ठीक है क्या? तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो यहां पर हमने क्या बोला, ये जो प्लेन होगा दिस प्लेन रिप्रेजेंट द प्लेन ऑफ सिमेट्री।
तो आई थिंक कि अगर मान लीजिए अब हमारे सामने कोई एग्जाम्पल आता है तो उस एग्जाम्पल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हम इजीली पता लगा सकते हैं। यस, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं 1 और 2 एग्जाम्पल, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इस एग्जाम्पल को देख के बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी क्या? और इसको देख के बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है क्या? तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप लोगों के अकॉर्डिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत स्टूडेंट ने जो है सही जवाब दिए हैं, कुछ स्टूडेंट से कुछ गलतियां भी हो रही है। तो बच्चों इधर देखिए, यहां पर अगर मान लीजिए हम पहले तो 4 मेंबर्ड साइक्लोब्यूटेन की रिंग है, हमें इसको प्लेनर मानना है। जब तक हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म साइक्लोहेक्सेन में डिस्कस नहीं कर लें तब तक प्लीज आप मत सोचिएगा उसकी प्लेनरिटी के बारे में कुछ भी। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए हम इस एग्जाम्पल में बात करें तो इस एग्जाम्पल में आप ऐसा प्लेन बनाएंगे, इधर ClBr, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पीओएस नहीं होगा। ऐसा प्लेन बनाएंगे, इधर Cl इधर Br, पीओएस नहीं होगा। और अगर बोर्ड का प्लेन बनाते हैं तो बोर्ड के प्लेन में क्या होगा बच्चों? एक एटम हाइड्रोजन भी होगा, एक Br एक Cl एक हाइड्रोजन। तो बोर्ड का प्लेन भी अगर आप बनाते हो तो क्या होगा? अगर ये बोर्ड के प्लेन में है तो ये दोनों प्लेन में ऊपर या नीचे होंगे। मतलब अगर इसको हम बोर्ड के प्लेन में लेते हैं तो ये Cl या तो बोर्ड के ऊपर होगा आपके तरफ या बोर्ड के पीछे होगा, तो हाइड्रोजन आगे हो जाएगा। इसका मतलब जब बोर्ड का प्लेन लेंगे तो Cl और H डिफरेंट है, Br और H डिफरेंट है, इसका मतलब ये वाला प्लेन भी नहीं हो सकता। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में क्या बोलेंगे हम? नहीं है बच्चों। देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस केस। एक क्वेश्चन आया है सर, लास्ट क्वेश्चन में साइक्लोपेंटेन में प्लेन जिसमें सारे एटम लाए करते हैं वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? बिल्कुल होगा, एक तो बोर्ड का प्लेन काउंट किया ही था, तो इसीलिए हम लोगों ने वहां पे 6 बोला था। 5 तो कार्बन से पास करने वाले और एक जो है वो बोर्ड का जो प्लेन था वो। चलिए अब इसके बाद में हम इस एग्जाम्पल में आते हैं बच्चों। इस एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मैंने जो स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ किया है, दिस स्ट्रक्चर इज ए ट्रांस स्ट्रक्चर। तो हम क्योंकि अब इसके बाद में इस नोटेशन पे भी आने वाले हैं। जनरली क्या होता है बच्चों, हमारे पास में अगर एक कार्बन एटम है, अब दिस कार्बन इज ए टेट्राहाइड्रल कार्बन, थोड़ा सा सुन लीजिए पहले, इसके बाद जवाब देना। दिस इज ए टेट्राहाइड्रल कार्बन, कार्बन है तो 4 बॉन्ड होंगे। तो जब भी हम उसके बॉन्ड को लिखते हैं ना बच्चों, तो होता क्या है कि उसके जो 2 बॉन्ड्स होते हैं उनको हम सिंपल लाइन से लिखते हैं। ये हम आगे के लिए अब बात कर रहे हैं क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो हमको इसको यूज करना है। तो जो 2 बॉन्ड हमने सिंपल लाइन से लिखा वो तो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो बोर्ड का प्लेन, और हम बाकी जो 2 बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड आपके तरफ होगा, मतलब हमारे तरफ होगा, मैं भी आप ही की तरफ खड़ा हूं बोर्ड के साइड में, और एक जो होगा वो बोर्ड के पीछे होगा। तो होता क्या है कि ये जो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, तो इन दोनों को मैं बोलूंगा इन दी प्लेन, ये प्लेन में है, ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर,
तो ऑब्जर्वर कौन है? आप और हम है, ये हमारी तरफ है, एंड दिस इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या बिहाइंड द प्लेन। तो आगे से थोड़ा सा आप इस पे भी ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इस टाइप से कोई बॉन्ड बनाता हूं, इसको हम लोग वेज बोलते हैं और इसको हम लोग डैश बोलते हैं। तो डैश जब भी हम लिखेंगे दैट रिप्रेजेंट्स प्लेन के पीछे, और वेज लिखेंगे वो रिप्रेजेंट करता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। बाकी जो सिंपल लाइन है दैट इज इन द प्लेन। तो अब देखो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जो बची हुई वैलेंसी है वो मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? क्योंकि ये मैंने वेज बनाया तो डैश, यहां पे हाइड्रोजन होगा। यहां पर क्या करूंगा? क्योंकि यहां मैंने Br को डैश पे लिखा है तो H को लिखूंगा मैं वेज पे। अब बच्चों अगेन क्वेश्चन ये आता है कि इसमें हम सर प्लेन कैसा ढूंढेंगे? ऐसा प्लेन तो ढूंढने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इधर CH2 है, इधर तो Br लगे हुए हैं। बचता क्या है? एक प्लेन ये बचता है। जब इस प्लेन पे जाएंगे तो लिखा हुआ तो बिल्कुल सही है, एक Br एक H, एक Br एक H, लेकिन हो क्या रहा है? इसमें Br आपके तरफ है और इसमें Br प्लेन के पीछे की तरफ है, इसीलिए मैंने यहां पर ट्रांस लिखा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाने जाएं तो क्या हमको यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है क्या? सेकंड वाले एग्जांपल में अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाने जाएं तो हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है क्या बच्चों? नहीं है। चलिए ये मैंने आपके सामने मॉडल ही बना दिया है, इधर देखिएगा क्या क्या बनाया मैंने। इधर देखो ये ऐसा 4 मेंबर्ड प्लेन में है। एक Br को हम लोग ले लेते हैं, ये जो Br है इस कंसीडर की भैया ये हमने जो है ग्रीन से या व्हाइट से कुछ से भी कंसीडर कर लिया। तो एक Br प्लेन में बाहर की तरफ, एक Br प्लेन में अंदर की तरफ। अगर आप ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं जैसा कि वो दिख रहा है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो Br को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रीन से बच्चों। अब आप देखिएगा मैं इसको बोर्ड पे जैसा दिख रहा है वैसा होल्ड करता हूं। दिख रहा है आपको ये क्या हो रहा है? यहां पे Br आपकी तरफ है, Br पीछे की तरफ है, हाइड्रोजन्स उसके अपोजिट होंगे। अब बताइए क्या हम ऐसा प्लेन ले सकते हैं बच्चों? ये वाला प्लेन अगर हम लेते हैं तो इधर क्या है? कुछ भी नहीं लिखा तो CH2 है, इधर CHBr, इधर CH2, इधर CHBr। ये वाला प्लेन तो हो ही नहीं सकता। अगर हम ऐसा प्लेन लेते हैं तो अब ऐसा प्लेन जो लेने की मैं बात कर रहा हूं मैं आपको ऐसे दिखाता हूं। ऐसा वाला अगर मैं प्लेन लेता हूं तो देखिए इधर Br है, इधर H है। क्या यहां सिमेट्री हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब अगर मान लीजिए मैं बोर्ड का जो प्लेन है वो लेता हूं तो बोर्ड का प्लेन मतलब ये है बच्चों, जो मॉलिक्यूल का प्लेन है उसी को मैं बोर्ड का प्लेन बोल रहा हूं। अब सोचो इस कार्बन पे जब मैं ऐसा प्लेन बनाऊंगा, इधर H इधर Cl, क्या बोलते हो? ये भी नहीं है। तो इसका मतलब इसमें क्या बोलेंगे हम? POS इज नॉट पॉसिबल। इसमें POS पॉसिबल नहीं है। चलिए लेकिन अगर मान लीजिए हम इसकी बजाय सिस बनाते हैं, अगर हम सिस बनाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या सोचेंगे? चलिए क्या बोलते हो? ये मॉलिक्यूल अब ऐसा हो गया है बच्चों, यहां पर ऐसा प्लेन, ये POS को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये POS को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस मॉलिक्यूल में दूसरा प्लेन कौन सा है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बोला है कि सर 2 POS है। एक तो ठीक है मैंने आपको बता दिया ये वाला। अब क्या मैं ऐसा प्लेन ले सकता हूं बच्चों? इधर CH2 है, इधर CHBr है। क्या मैं यहां से प्लेन बना सकता हूं क्या? बोलिए, जो मैंने अभी होल्ड किया है उसके लिए बात कर रहा हूं मैं। जो अभी होल्ड करके रखा है उसके करस्पॉन्डिंग देख के बताइए क्या ये प्लेन हो सकता है? ये डिफरेंट है, मतलब ये प्लेन नहीं हो सकता। ये प्लेन
हो सकता है। अब तीसरा क्या बचता है, बोर्ड का प्लेन। अब बोर्ड का प्लेन देखो तो जरा, अगर बोर्ड का प्लेन आप कंसीडर करते हो तो यहां पर बी आर, यहां पर एच, क्या ये दोनों को आप आइडेंटिकल फील कर रहे हो? क्या ये दोनों सेम है क्या? बोलिए, क्या ये दोनों सेम है? बी आर और एच ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? किसी ने यस लिखा है, कैसे हो सकते हैं भैया दोनों सेम? एक एच और एक बी आर है तो पीओएस कैसे हो सकता है यहां पे? इसका मतलब कितना हुआ यहां पर? यहां पर सिर्फ एक ही हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर सकते हैं। अब किसी का क्वेश्चन था सर यहां पे आपने वेज और डैश नहीं लिखा, क्वेश्चन 1 में भी तो आप लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। आपको बहुत बार क्वेश्चन वेज और डैश के मिलेंगे, बहुत बार बिना वेज और डैश के मिलेंगे, लेकिन यहां में वेज और डैश लिखूं या नहीं लिखूं, दोनों ही कंडीशन में यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये सीएल है और ये बीआर है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मान लो यहां पर मैं वेज और डैश बना दूंगा, तब भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। तो बिना उसके भी इसका आंसर नहीं आएगा, वेज और डैश बनाने के बाद भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो यह होता है कंसेप्ट अबाउट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हमने अभी तक दो सिमेट्री की बात कर ली, वन इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री और दूसरा जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आते हैं हम लोग थर्ड वन पे। तो चलिए अब आप लोग लिखेंगे थर्ड, दैट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। लिखिए डेफिनेशन उसकी सबसे पहले, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलती क्या है? देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री का यह बोलना है, अगर मेरे पास में कोई भी मॉलिक्यूल है तो पहली चीज तो हम एक पॉइंट डिसाइड करते हैं और उस पॉइंट से, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये एक 4 मेंबर्ड मैंने रिंग ले लिया आपके सामने। अब आपको पता है सेंटर तो एक मॉलिक्यूल में एक ही संभव है और वो भी बीच में होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर जो पॉइंट इमेजिन कर रहा हूं, उस पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करता हूं इन आइदर डायरेक्शन, दोनों तरफ अगर मैं लाइन को बढ़ाता हूं उस पॉइंट से, और अगर वो लाइन इक्वल डिस्टेंस पे, अगर वो लाइन इक्वल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल पॉइंट को मीट करती है, तो हम उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं, अगर आप उसको एक क्यूब कंसीडर कर लें, मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था, आज भी मैं बोल रहा हूं, जहां आप बैठे वहीं पे सोचिए 2 मिनट के लिए। आज इस कमरे में बैठे वो आपके लिए मान लो क्यूब है, उसके सेंटर में खड़े होकर के अगर हम राइट में जाते हैं स्ट्रेट लाइन, तो आपको मिलेगा एक्स डिस्टेंस पे एक वॉल, और अगर आप लेफ्ट में जाते हैं तो वहां भी आपको मिलेगा एक्स डिस्टेंस पे एक वॉल। इसका मतलब जब इस स्ट्रेट लाइन को हम दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आइडेंटिकल पॉइंट हमको इक्वल डिस्टेंस में मीट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाता हूं तो मुझे मिलेगी छत, नीचे जाऊंगा तो मुझे मिलेगा फ्लोर, तो वो भी हमारा जो है क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल पॉइंट। अगर मैं आगे की तरफ जाता हूं तो भी वॉल मिलेगी, पीछे की तरफ जाता हूं तो भी वॉल मिलेगी। इसका मतलब ये भी, अगर मैं वर्टेक्स से वर्टेक्स भी जाऊंगा तो भी, मेरे को डायगोनली जाऊंगा तो भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्यूब की बात करता हूं तो क्यूब में वी आर हैविंग इक्वल एट इक्वल डिस्टेंस आइडेंटिकल पॉइंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट। तो वो जो पॉइंट है सबके लिए कॉमन हो जाएगा बच्चों। भाई ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी वही पॉइंट से पास होगा, ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी उसी पॉइंट से पास होगा, और ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी उसी से पास होके जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई केस सेटिस्फाई होता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं दैट इट इज हैविंग द सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम सीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन, एक बार आप डेफिनेशन नोट कर ले। इफ ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन वन साइड and produced on equal distance on other side will meet identical point in the molecule, then it is known as center of symmetry.
तो हम उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। चलिए, अगर मान लीजिए हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के बात करें, डेफिनेशन लिखने के बाद मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर के बारे में, अभी आपको वेजोडे समझ में आ गया है क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोच के देखें, इसके बारे में थोड़ा सा सोच के देखें, इसके बारे में थोड़ा सा सोच के देखें। तो देखिए कि क्या हमारा जो पॉइंट है वो इन मॉलिक्यूल्स में सेटिस्फाई होते हुए आपको दिख रहा है क्या? क्या आपको लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो यहां पे सेटिस्फाई हो रही है? तो सबसे पहले हम लोग मीथेन की बात करते हैं। देखिए, मीथेन में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है क्या? सेंटर एक अलग वर्ड है बेटा जो हम कॉमन यूज करते हैं, और सेंटर ऑफ सिमेट्री एक अलग वर्ड है। क्योंकि क्या होता है, हमारे पास में ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, हम एक इमेजिनरी सेंटर तो बना देते हैं, पर सेंटर ऑफ सिमेट्री जो वर्ड है वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या मीथेन में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी? सोच करके जवाब दे तो ज्यादा बेटर होगा। और सोचे थोड़ा सा। चलिए, अब 1 मिनट के लिए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले इसको देख लीजिए। ऐसा है बच्चों, आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कार्बन जो है वो इसका सेंटर होगा। सर कार्बन इसका सेंटर होगा। चलिए इमेजिन करते हैं बच्चों। सोचिए अगर मैं कार्बन को एक पॉइंट लेता हूं और वहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसी परपेंडिकुलर। सोचिए कार्बन से जिस लाइन को मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा वो किससे मीट करेगा? हाइड्रोजन एटम से। अरे कार्बन से जब मैं, जो मैंने होल्ड किया मैं उसकी बात कर रहा हूं आपसे। जब मैंने इसको ऐसा होल्ड किया है तो कार्बन से जब मैं ऊपर की तरफ लाइन लेके जाऊंगा कार्बन के सेंटर से, तो किसको मीट करेगा? वो H को मीट करेगा ना, हाइड्रोजन एटम को। लेकिन जब उसी को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो नीचे तो कोई एटम नहीं है बच्चों। सर वो है तो सही, लेकिन ये तो सब राइट साइड में है, उस लाइन पे थोड़ी ना आएगा। क्या आपको इस मॉडल में जो मैं बोल रहा हूं ये बात समझ में आ रही है? कार्बन से जब आप ऊपर जाओगे, लाइन को एक्सटेंड करोगे तो हाइड्रोजन, इधर क्या है? इधर तो कुछ भी नहीं है ना। अगर मान लो मैं इधर से बात करता हूं, कार्बन से इधर आ रहा हूं, तो हाइड्रोजन, इधर क्या है? कुछ भी नहीं। आपके तरफ जा रहा हूं, कार्बन से हाइड्रोजन, लेकिन मेरी तरफ क्या है? उसके अपोजिट में तो कुछ भी नहीं है। क्या यह बात आपको समझ में आ रही है? इस मॉलिक्यूल में अगर एक तरफ हाइड्रोजन है, कार्बन से इधर हाइड्रोजन है, उस स्ट्रेट लाइन को सोचना है अपने को, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में उसके अपोजिट में क्या? जिधर मैंने पेन होल्ड किया है उधर क्या है? उधर तो कुछ भी नहीं है ना। हमको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस देखना होता है। क्या बोला? इफ ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन वन साइड एंड प्रोड्यूस्ड ऑन इक्वल डिस्टेंस ऑन अदर साइड, मतलब जिस लाइन को आप इधर से देख रहे हैं ना उसको दूसरे डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस करना है। यहां पर लाइन को मैंने इधर प्रोड्यूस किया तो हाइड्रोजन, इधर प्रोड्यूस किया स्ट्रेट लाइन को, कुछ भी नहीं। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब सोचो अगर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये टेट्राहेड्रल है। हर तो टेट्राहेड्रल किसी में ही नहीं होगी। किसी टेट्राहेड्रल एटम के लिए अगर मैं सोचूंगा ना, एटम की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं। अगर एक एटम टेट्राहेड्रल है तो कोई सा भी, जैसे मान लो मैंने बोला मैंने मीथेन लिया, मैं CCl4 ले लूं, मैं CaCl3 ले लूं, मैं अमोनिया ले लूं, ऑल sp3 हाइब्रिडाइज एटम, और उसके लिए मैं बोलूं नहीं यार बच्चों, बहुत क्लियर है यार, कैसे हो सकता है? होता क्या है, हम क्या इमेजिन करते हैं पता है? हम इमेजिन करते हैं डायपोल वाली सिमेट्री। हमको लगता है कि सर इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर में ये कैंसिल होगा, इनका रिजल्टेंट में ये कैंसिल होगा। हमारे दिमाग में वो चल रहा है, वो हमको यहां अप्लाई नहीं करना है। यहां हमको हमारी डेफिनेशन को अप्लाई करना है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है, इसलिए ये उस केस में बिलोंग नहीं करेगा। चलिए अब अगर मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, अगला एग्जांपल ले लेते हैं।
अगला एग्जांपल हमारा है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में क्या आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है? आपका जवाब मुझे चाहिए। साइक्लोप्रोपेन, यस, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग जो इमेजिन नहीं कर रहे हैं उनका जरूर आंसर गलत आ रहा है। प्लीज आप लोग पेन पेपर यूज करने की आदत डालें। जब भी आप लिखते से लिखते क्लास अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सही समझ में आएगी चीजें बच्चों। यस, वेरी गुड। चलिए अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि आप लोगों ने जो सेंटर की बात की होगी, क्योंकि आप लोगों ने मैथ्स में भी कहीं अप्लाई किया होगा या दूसरी जगह भी आप लोगों को लगता है सर देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से यहां से इक्वल डिस्टेंस है। जनरली क्या होता है, मैं बना देता हूं, हालांकि हमारे काम का नहीं है। ये और ये, सर देखिए ऐसा सेंटर हो गया ना। लेकिन हमारी डेफिनेशन ये नहीं ना बच्चों, हमारी डेफिनेशन तो क्या बोलती है, हमारी डेफिनेशन ये बोलती है सेंटर ऑफ सिमेट्री की, कि अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट से लाइन इधर और इधर एक्सटेंड करता हूं, सोचिए इधर आपको क्या मिल रहा है, इधर आपको मिल रहा है कार्बन एटम, और इधर क्या है, इधर आपको क्रॉस हो रहा है, ये कार्बन एटम है और यहां पे आप क्रॉस कर रहे हो बॉन्ड को। अगर आप ऐसे एक लाइन बनाते हो तो यहां तो कार्बन और यहां तो बॉन्ड को कट कर रहे हैं अपन, इसका मतलब नहीं हो सकती। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ऐसी कितनी लाइन देखना पड़ेगी। एक बात बताओ, इस पॉइंट से जो मैंने सेंटर बोला है, इस पॉइंट से जिसको अपन अज्यूम कर रहे हैं, नहीं वो हम अज्यूम कर रहे हैं, हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब यह खास बात सुनिएगा, अगर उस इनफाइनाइट लाइन में से एक भी लाइन, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक भी लाइन इस डेफिनेशन को डिससेटिस्फाई करे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब सोचो किसी बच्चे ने 1000 लाइन ढूंढ ली जिसके अंदर सिमेट्री है, और मैंने उसको एक लाइन ढूंढ के दे दी जिसके अंदर सिमेट्री नहीं है। मेरा आंसर क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो आंसर वही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब इवन अगर मान लीजिए एक भी ऐसी लाइन आपको मिल जाए, किसी ने बोला सर देखिए आप इस मॉलिक्यूल में ऐसा क्यों नहीं करते हो, सेंटर से इधर लाइन बनाओ कुछ भी नहीं, इधर लाइन बनाओ कुछ भी नहीं, तो सर ये भी तो यार, हाँ बिल्कुल ये भी एक है। लेकिन हमने क्या बोला कि ये एक है ना, हमारे पास तो इसमें इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो सकती है, उस इनफाइनाइट में से अगर एक भी जो मैंने ड्रॉ की है ये तो डिससेटिस्फाई है, बस तो मेरा आंसर हो गया कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो जब भी हम सिमेट्री ढूंढने जाते हैं ना बच्चों, तो हमें यह प्रूव नहीं करना होता है कि सर देखिए इसकी बजाय अगर मैं ये ले लेता तो सिमेट्री आ जाती, या इसमें तो दिख रही नहीं। हम उसमें हमेशा कोशिश ये करेंगे कि हमें ऐसी एक भी लाइन नहीं मिलना चाहिए। इज इट ओके? क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती। एक सेंटर ज्यादा सेंटर हो ही नहीं सकता ये। चलिए अब आता हूं मैं साइक्लोब्यूटेन में, लेकिन मैं साइक्लोप्रोपेन में आपको एक और चीज समझाऊंगा बच्चों। क्या? अगर मैं साइक्लोपेंटेन लेता तो, अगर मैं साइक्लोपेंटेन लेता तो क्या बोलेंगे? COS नहीं है। इसमें भी क्या बोलेंगे? COS नहीं है। तो साइक्लोपेंटेन में क्या बोलते हो आप? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो। मैक्सिमम लोग सही है बिल्कुल, कि सेंटर ऑफ सिमेट्री साइक्लोपेंटेन में भी नहीं। मतलब सोचो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, इनमें अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन या जो नंबर ऑफ एटम अगर वो ऑड है, मतलब 3 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड, इनमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। सर अगर मान लीजिए मैंने यहां कुछ कुछ जोड़ दिया तो कुछ भी कर ले भाई, जब रिंग के अक्रॉस ही सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो बाकी को देखने की जरूरत क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक भी अगर नहीं है तो नहीं बोलते हैं, एक भी नहीं है तो नहीं बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ?
अगर मैं यहां पर इन वैलेंसीज पे, ये जो मेरे पास वैलेंसीज बच रही ना, अगर मैं इन वैलेंसीज पे कुछ भी जोड़ देता हूं बच्चों, मुझे उसको देखने की आवश्यकता होगी क्या? बोलो। जो ऑड एटम वाली रिंग है उसमें मुझे उन एटम्स को देखने की आवश्यकता है क्या? अरे भैया, ऑड वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी भी नहीं होती है, तो क्यों हम अपना दिमाग खपाएंगे? सीधी बात, नो बकवास। क्या है? 3 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड नहीं है। अब आते हैं हम 4 मेंबर्ड पे। अब 4 मेंबर्ड पे पहले तो मैं आपको सिर्फ रिंग की बात करूंगा, सिर्फ रिंग की बात करूंगा। यहां पर CH2 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 है। क्या बोलते हो बच्चों? यार इसके अंदर तो मेरे को लग रहा है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या है मानना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही। अरे सबको समझ में आ रहा है, गुड, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब जैसा कि अभी हमने बात की थी, किसी ने लिखा है एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, किसी ने लिखा है 4। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों एक ही होती है, एक से ज्यादा कभी नहीं होती है। तो कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी है, वो एक ही रहेगी हमेशा, ठीक है ना? तो इसलिए हमको अब यहां पर क्या होगा, यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे तो बॉन्ड से बॉन्ड कट रहा है, यहां से बॉन्ड से बॉन्ड, यहां से कार्बन से कार्बन, यहां से कार्बन से कार्बन। तो कैसे भी लाइन आप बनाएंगे, ये मैंने मॉडल ले लिया, कैसी भी लाइन बनाएंगे। अब अगर मान लीजिए मैं इस मॉडल के अंदर कुछ भी नहीं लिखता हूं, मान लेते हैं हाइड्रोजन, तो बच्चों हाइड्रोजन के बारे में क्या बोलोगे? 2 हाइड्रोजन यहां होंगे, 2 यहां होंगे। इस हाइड्रोजन से डायगोनली इस हाइड्रोजन पे आएंगे, इधर वाले हाइड्रोजन ऊपर वाले से इधर नीचे वाले पे आएंगे, इधर वाले ऊपर से इधर नीचे आएंगे। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, लेकिन अगर मान लीजिए हाइड्रोजन नहीं है, अब हाइड्रोजन नहीं है तो फिर फर्क पड़ सकता है बच्चों। चलिए, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता देखते हैं अपन। अभी मैंने आपके सामने फिर से वही एग्जांपल लिया जो मैंने इसके पहले लिया था। साइक्लोब्यूटेन में 2 Br लगा दिए मैंने, ये मॉडल बना दिया। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए लिख देते हैं अपन COS नहीं है, इसके लिए लिख देते हैं COS होता है ना? चलिए, अब इसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाया, आई थिंक क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री, यस। COS नहीं होगा। अगर मैंने आपके सामने ये मॉडल बनाया, बताइए, पहले वाले में नहीं है, सेकंड वाले में क्या बोलते हो, थर्ड वाले में क्या बोलते हो? सेकंड के लिए जवाब दीजिए। देखिए, अब मैं यहां पर बच्चों हाइड्रोजन एटम को हटा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है हाइड्रोजन को लेकर के हम बात नहीं करेंगे। मैंने क्या करा, 1 और 3 पोजीशन, ये 1,3 पोजीशन है डाइब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन, ये मैंने ऐसा ले लिया। अब बताइए, अगर आप इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढते हैं तो आपको पता है सेंटर से लाइन ड्रॉ करना है। जब सेंटर से लाइन इधर ड्रॉ करेंगे, देखिए रिंग में मत देखिए, 4 मेंबर रिंग है तो रिंग के अक्रॉस तो हो गया, लेकिन अगर मैं यहां से इधर जाता हूं तो क्या दिखेगा? यह Br। और अगर मैं यहां से नीचे आता हूं, क्योंकि लाइन तो मुझे ऐसी बनानी पड़ेगी स्ट्रेट, तो अगर मैं यहां जाता हूं तो Br, यहां आता हूं नीचे तो कौन होगा? हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ Br, एक तरफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हो? इधर भी, इधर क्या है? Br। उधर जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे अपोजिट में तो कौन मिलेगा? H मिलेगा। इधर Br, इधर H, इधर Br, इधर H। सर इनके बारे में भी तो बात करो, जरूरत है क्या बात करने की? CH2 CH2 है,
जो मैंने होल्ड किए इनके बारे में बात करने की आवश्यकता है क्या हमको? कभी भी नहीं। ठीक है बच्चों, देखिए मेरे को मॉडल बनाने में, एच लगाने में दिक्कत नहीं, पर मैं चाहता हूं कि आप इतना ज्यादा, जितना मैं मॉलिक्यूल को कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा उतना ही आपके लिए सोचने में कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है कि दोनों CH2 है, मत सोचिए इसके अक्रॉस सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, इसके अक्रॉस, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसके अक्रॉस मिल जाएगी आपको। हम बात कर रहे हैं जो डिफरेंट है उनके अक्रॉस, क्या बोलते हो? तो सेकंड वाले में भी हम बोलेंगे COS नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसकी बजाय इसका सिस ट्रांस स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब बताइए बच्चों ट्रांस स्ट्रक्चर में क्या होगा? यस यस बिल्कुल सही। देखिए जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे, सेंटर से जाएंगे इधर BR, इधर BR, एक ही लाइन पे दोनों BR लाई कर रहे हैं, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, मैच करेगा, इधर तो मैच करना ही है क्योंकि दो दो हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसके अंदर COS होगा। चलिए, एक बच्चा बहुत देर से बेंजीन के बारे में बात करना चाह रहा है, सर बेंजीन में है या नहीं है, जल्दी से जवाब दे दो। पहली बात, बेंजीन प्लेनर है, रिंग में क्या है? रिंग इज 6 मेंबर्ड, तो 6 मेंबर्ड रिंग अगर मान लो है तो पॉसिबिलिटी बनती है, और कोई डिफरेंट एटम भी नहीं है, इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। बोलिए। लेकिन किसी को लगता है सर अगर मान लीजिए मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, सर क्लोरोबेंजीन में बता दो, क्लोरोबेंजीन में क्या बोलेंगे? अगर एक जगह पे Cl और एक जगह पे H, भाई अपोजिट में यहां तो कुछ भी नहीं लिखा तो H होगा, लाइन को एक्सटेंड करेंगे Cl H, क्या बोलेंगे बच्चों? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। चलिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन, इस एनायन की बात करें, पहली बात तो इस एनायन को हम लोग जब लिखेंगे तो इसमें क्योंकि रेजोनेंस होता है तो इसको हमको यूजुअली रिप्रेजेंट करना चाहिए ऐसा। इसका मतलब जो माइनस चार्ज है वो किसी एक एटम पे नहीं है, पर क्योंकि रिंग कितने मेंबर्ड है बच्चों? 5 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड रिंग हो सकता है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कि जब बेंजीन की बात करेंगे तो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इधर भी रेजोनेंस, इसका भी रेजोनेंस, जहां भी रेजोनेंस पॉसिबल है वहां आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। यस, तो क्या बोलते हो बच्चों? हमारे पास में अभी तक जो केसेस हम लोग ले रहे हैं उनको लेकर के हम क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यार बच्चों। लास्ट एग्जांपल मान के चले आप, ये क्या इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो इथीन का केस लिया है मैंने, थर्ड वाला, सबसे पहले उसका जवाब दीजिए आप लोग। आपकी सोचाई क्या बोलती है इसके बारे में? यस, तो थर्ड वाले में क्योंकि दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज द सेंटर, इसको हम लोग सेंटर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां अगर मान लीजिए मैंने सेंटर बनाया, इसके इधर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसके इधर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इधर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इधर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अगर मान लीजिए इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो आप बोलोगे सर यहां फिर 3 CH3 आ गए, 3 हाइड्रोजन आ गए, फिर उसका क्या करेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर 3 H और यहां पर 3 H है बच्चों, वो एक यूनिट, एक
एटम जैसा आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आइडेंटिकल है उसको आप एक एटम जैसा कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एक एटम जैसा कंसिडर करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। इधर ड्रॉ करेंगे, इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, तो उसको लेकर के हमको ज्यादा सोचना ही नहीं होता बच्चों। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज देयर। इस केस में जाएंगे, इस पॉइंट से अगर मान लीजिए हम इधर जाते हैं तो मिथाइल, इधर जाते हैं तो हाइड्रोजन, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट है, और अगर एक भी डिफरेंट है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हमने एक मॉलिक्यूल में सेंटर, एक मॉलिक्यूल में एक्सिस और प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं, ये अभी तक हमने सीख लिया है बच्चों। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा फोर्थ केस है, एंड द फोर्थ वन इज अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमें सोचना क्या है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलिए देखिए, अल्टरनेटिंग सिमेट्री क्या होती है, इसको हम लोग बेसिकली रोटेशन, रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। सोचिए, ये अगर मान लीजिए मेरे पास में केस है, सबसे पहले बोलते हैं कि आप इसमें एक एक्सिस इमेजिन कर लीजिए। आपको करना है एक एक्सिस, आप इमेजिन कर लीजिए, आपको करना है। मान लीजिए हमने इस एक्सिस को इमेजिन कर लिया, बीच में से पास करते हुए एक एक्सिस को हमने यहां पे इमेजिन कर लिया। अब वो बोल रहे हैं कि आप इस एक्सिस पे मॉलिक्यूल को रोटेट करिए। पहले आपने रोटेट कर दिया, कितने से रोटेट करना है, 180 से करना है, 90 से करना है, वो थीटा भी आपको देखना है। आपने मान लो 180 से रोटेट कर दिया, ऐसा फिक्स नहीं है 180 बच्चों, वो अलग अलग एग्जांपल में अलग अलग होगा। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको 180 से रोटेट कर दिया, और फिर मैंने क्या करा, रोटेट करने के बाद एक मिरर लिया जो कि उस एक्सिस के परपेंडिकुलर यहां या यहां पे प्लेस करूंगा मैं। जब मैं मिरर यहां पे प्लेस करूंगा तो इसकी एक इमेज मिलेगी मुझे, दिस इमेज एंड द ओरिजिनल मॉलिक्यूल अगर आइडेंटिकल हो तो उसको हम लोग अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। एक बार में समझ में नहीं आया होगा, थोड़ी देर के लिए आप डेफिनेशन को देखिए, एग्जांपल को देखिए, आपको 100% क्लियर होगा। क्या बोला मैंने, देखिए अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग एस एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन वही जैसे हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री में बात की थी, एन फोल्ड, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। क्या हो रहा है बच्चों, ए मॉलिक्यूल हैविंग एन एनफोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ व्हेन ए मॉलिक्यूल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 360 बाय एन। ये मॉलिक्यूल लिया मैंने, डेफिनेशन के साथ समझा रहा हूं। ये मॉलिक्यूल लिया, एक इमेजिनरी एक्सिस ली, इस एक्सिस के अक्रॉस इस मॉलिक्यूल को मैं घुमा रहा हूं। देखिए आपको क्या समझना है, अभी जो ग्रीन है आपके लिए लेफ्ट में होगा, इधर वाला ग्रीन राइट में होगा, तो लेफ्ट वाला ऊपर है, राइट वाला नीचे है आपके लिए। आपने क्या करा, इसको एक थीटा से घुमाया, मान लो मैंने 180 से घुमा दिया, रोटेटेड बाय 360 बाय एन, मतलब मैंने इसको 180 मतलब एन की वैल्यू 2 हो गई, तो मैंने 180 से घुमाया ऑफ एन एंगल ऑफ 180 अबाउट दिस एक्सिस एंड देन followed by reflection in a plane perpendicular to the axis। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक मिरर रखेंगे और इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे। आप मिरर के सामने खड़े होकर देखते हैं, अगर कोई चीज मिरर के पैरेलल है तो वो सेम रहती है, लेकिन अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर मिरर की तरफ आप हाथ को ऐसा करेंगे तो अंदर से हाथ का डायरेक्शन इधर हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम यहां पर मिरर रखेंगे, ये जो ग्रीन नीचे दिख रहा है ना, ये ऊपर की तरफ दिखेगा, जो व्हाइट ऊपर दिख रहा है ये उसके नीचे की तरफ दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो हमने क्या करा, अबाउट दिस एक्सिस एंड देन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। तो जो स्टार्टिंग में हमने मॉलिक्यूल लिया था रोटेशन के पहले, ये ओरिजिनल था, एक्सिस बना करके रोटेट किया, उसकी इमेज निकाली। ये इमेज और ये अगर मान लो दोनों मैच कर रहे हैं, आइडेंटिकल हैं, मतलब इसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है बच्चों, ये तो इसकी डेफिनेशन है।
तो मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ के समझ करके नोट करने की आपको आवश्यकता अभी नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि आपको ये मिल जाएगा। बट अगर हम एक एग्जांपल ले ले, चलिए इसी का एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए मैंने यहां पर मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, मैंने ट्रांस वाला केस कंसीडर किया बच्चों। यहां से मैंने बोर्ड के प्लेन में, सर हम एसी ही एक्सिस क्यों बनाए, एसी भी बना सकते हैं, सब पॉसिबल है बच्चों, एसी भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। हमें किसी चीज को समझने के लिए एक बार एक केस बनाना पड़ता है, उसके बाद में आप अपने हिसाब से जो वेरिएशन चाहें वो वेरिएशन आप लोग ला सकते हैं। तो मैंने क्या करा, इस मॉलिक्यूल को लिया, ये मेरे पास में एक्सिस है। अब इस एक्सिस को मैंने क्या करा, रोटेट किया। कितने से रोटेट कर रहा हूं, मैं रोटेट कर रहा हूं 180 डिग्री से। कोई बच्चा बोलेगा सर 90 से करके बताओ, नहीं बताऊंगा, पहले 180 से। एक बार समझोगे, जब आप समझ जाओगे फिर हम 90 की बात भी करेंगे, किसी दूसरे थीटा की बात भी कर लेंगे। चलिए अब आपको क्या लगता है, जब इसको आप रोटेट कर देंगे तो क्या चेंज आएगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड के अक्रॉस तो हमको कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं बच्चों, ये तो एज इट इज रहेगा। लेकिन जब हम इसको देखिए, ये मिथाइल है ग्रीन वाले, जब हम इसको 180 पे घुमा देंगे तो नया स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, नए स्ट्रक्चर में मिथाइल नीचे आ रहा है, इधर का मिथाइल ऊपर जा रहा है, हाइड्रोजन यहां आ रहा है और हाइड्रोजन यहां आ रहा है। ये तो पहली स्टेप हो गई कि इमेजिनरी एक्सिस उसके अक्रॉस को रोटेट किया। अब हमने क्या बोला था, इसका नाम है रोटेशन रिफ्लेक्शन। तो पहला पार्ट हमने रोटेट किया, अगला जो पार्ट है वो है अब उसका रिफ्लेक्शन लेना। चलिए रिफ्लेक्शन लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक इमेजिनरी मिरर ले लेते हैं कि एक मिरर है हमारे पास में। यहां सोचिए इस मॉलिक्यूल की जब हम ये इमेज बनाएंगे बच्चों, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों कार्बन एटम नो चेंज, क्योंकि इस मिरर के ये पैरेलल है। जो भी ऑब्जेक्ट पैरेलल होता है उसमें कोई चेंज होता है, आप मिरर के सामने खड़े होकर के देख भी सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर मान लो इसकी बात करें तो जो मिरर के तरफ है वो मिरर के तरफ, तो ये मिरर के तरफ नीचे है, मतलब ये मिरर के तरफ ऊपर हो जाएगा। आई थिंक ये वाली चीज आपको क्लियरली समझ में आ रही है। घर के अंदर आपने मिरर में हमेशा देखा होगा कि अगर मैं मिरर के तरफ हाथ करता हूं तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन अगर मैं मिरर के पैरेलल करता हूं तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये पैरेलल कार्बन कार्बन बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये मिथाइल मिरर के तरफ है, इधर जाएगा। हाइड्रोजन मिरर से दूर जा रहा है, इधर भी दूर जाएगा। इधर का हाइड्रोजन मिरर के तरफ आ रहा है, उसके तरफ जाएगा। मिथाइल मिरर से दूर जा रहा है, इधर भी दूर जाएगा। अब हमको क्या करना है, दिस इमेज, ये जो रिफ्लेक्शन वाली इमेज है और जो सबसे पहले मैंने लिखा है, इन दोनों को कंपेयर करके देखना है क्या ये दोनों आइडेंटिकल है बच्चों। अगर ये आइडेंटिकल है तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। इसमें AAOS अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फिर से एक बार मैं आपको वापस से डेफिनेशन पे ला रहा हूं क्योंकि मैंने अब आपको एक्सप्लेन किया है। देखिए क्या बोला मैंने, एक मॉलिक्यूल है n फोल्ड, n अभी मैं कैसे निकालते बताता हूं आपको। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री व्हेन मॉलिक्यूल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 360 डिग्री बाय n। ये थीटा जिससे आप रोटेट कर रहे हो, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, कोई आपको बताएगा नहीं, है ना, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए 360 बाय n अबाउट दिस एक्सिस एंड देन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। तो पहले रोटेट करेंगे, मिरर रखेंगे, इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे, उसको और ओरिजिनल को कंपेयर करेंगे। अगर वो मैच करता है इसका मतलब अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है बच्चों। अब कोई बोलेगा कि सर अगर मैं इसको 90 डिग्री पे लेता तो बताओ क्या दिक्कत थी। चलो ले लेते हैं यार बच्चों, बहुत आसान है।
ये मान लीजिए मैंने मेरे फिंगर को मैं इसके अंदर होल्ड कर देता हूं, अब ये मैंने ऐसा लिया है, इसको मैंने 90 पे घुमाया, तो 90 पे घुमा करके ये ऐसा हो जाएगा। सोचो एक मॉलिक्यूल इस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में, 90 पे घुमाने पर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की इमेज भी परपेंडिकुलर, बोर्ड का प्लेन परपेंडिकुलर, बोर्ड का प्लेन परपेंडिकुलर, मैच कर ही नहीं सकता, मैच कर ही नहीं सकता। अरे भैया आपको ये तो सोचना पड़ेगा ना कि वो बेसिकली उसको सेटिस्फाई कर पाएगा कि नहीं। अगर ओरिजिनल मॉलिक्यूल आपका बोर्ड के प्लेन में है और आपकी इमेज अगर मान लो परपेंडिकुलर आ रही है, तो आइडेंटिकल कैसे होगा बच्चों? तो थीटा निकालते समय आपको ये सोचना पड़ेगा, इसकी आपको आदत बनानी पड़ेगी। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, उस एग्जांपल से हम इसको और इजीली क्लेरिफाई कर देंगे। चलिए आपको सोचना है, अगर मान लीजिए मैंने ये लिया है, देखिए जब कभी भी हम ऐसा मॉडल ड्रॉ करते हैं ना बोर्ड के ऊपर, आपने देखा इस पॉइंट से सीएल ऊपर है, इस पॉइंट से सीएल नीचे है, तो बच्चों ये ट्रांस को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ट्रांस। तो ये हमने यहां पर स्ट्रक्चर ले लिया। चलिए मुझे बताइए कि इसके अंदर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी, आपका इंतजार कर रहा हूं मैं जवाब का। बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए। ओके गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस बच्चों, काफी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यहां पर हमको जो सोचना है, एक्सिस सेंटर से ही ड्रॉ करेंगे। चलिए ये हमने एक्सिस बना दी बच्चों। अब इसके अक्रॉस हम लोग घुमाने जाएंगे। अब कोई बोलेगा सर मैं ये 90 से रोटेट करके देखूं क्या? यार 90 से आप रोटेट तो कर सकते हो, लेकिन आप अंतर समझिएगा, ये जो सीएल एक दूसरे से ट्रांसपोजिशन पे, अगर आप इसको 90 से घुमा भी देते, देखो अभी क्या होगा, अभी आप देखेंगे आपकी आंखों के हिसाब से ये बोर्ड के प्लेन के साथ पैरेलल हो गए, लेकिन मैं अगर इसको 90 से घुमा दूं तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जो बोर्ड के प्लेन में है वो 2 CH2 आ जाएंगे बोर्ड के प्लेन में, और जो सीएल वाले हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे। अभी मैंने आपको क्या बोला, ओरिजिनल मॉलिक्यूल में सीएल जो है वो बोर्ड के प्लेन में है, और फाइनल इमेज में अगर बोर्ड में आगे पीछे हो गए तो भैया वैसे भी वो एओएस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमें 90 डिग्री पे जाना नहीं चाहिए। सर फिर हम तो 90 पे कभी भी नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर हमें दिख रहा है ना सीएल 180 पे, देखो इस एक्सिस के इधर सीएल है, अपोजिट में सीएल है 180, जहां हमें क्लियरली दिख रहा है। हाँ, अगर मान लीजिए मैं यहां पर भी आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट लेके आ जाऊं तो हम 90 पे भी बात करके देखेंगे। चलिए तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे। जब इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो क्या चेंज आएगा बच्चों? आई थिंक ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल हमारा ऐसा है, 180 पे घुमाने पर ये ऐसा हो गया। इसका मतलब ये जो सीएल नीचे था ये यहां नीचे आ जाएगा, नीचे है तो नीचे रहेगा, घुमा ऐसे रहे हम लोग, और जो ये ऊपर था ये ऊपर रहेगा, लेकिन उसकी पोजीशन अब यहां आ जाएगी। अब बताइए ये हमारी एक्सिस थी, क्या करेंगे, मिरर लेंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है मिरर में, लेकिन यहां पर जो सीएल मिरर के तरफ है, मिरर के तरफ मतलब ऊपर हो जाएगा, जो सीएल मिरर से दूर है, मिरर से दूर, और हाइड्रोजन मिरर के तरफ। इसको कंपेयर करके देखो, आइडेंटिकल है, बिल्कुल है, इसका मतलब दैट इज द अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब पता है बच्चों, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने में ही बड़ी डिफिकल्ट फील हो रही है। पहले तो रोटेट करना, थीटा इज 180 डिग्री, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2,
कैसे आ रही है इनकी वैल्यू 360/180 से। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, दिस इज S2 सिमिट्री। हमने क्या बोला था, अल्टरनेटिंग एक्सियोसिमेट्री को SN, S2। तो अगर मान लो हमें कोई मॉलिक्यूल दिया जाए S2 सिमिट्री के लिए, तो पहली बात तो यह है कि हमको S2 सिमिट्री, अब जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल लिया मैंने टेट्राहेड्रल, कोई फायदा नहीं इसमें AOH देखने का, हो ही नहीं सकता कभी भी। सर ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? बिल्कुल बोल सकता हूं, देखो बताता हूं क्या हो रहा है। ये 3 मिथाइल नीचे की तरफ, कुछ भी घुमाओ, घूम करके ऐसा आया, जो भी थीटा आप रखोगे, मिरर, मिरर में जो 3 नीचे की तरफ है ये ऊपर ऐसे हो जाएंगे, तो ओरिजिनल में दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स फ्लोर, और मिरर इमेज में ये रूम की तरफ जा रहे हैं, हो ही नहीं सकता। तो टेट्राहेड्रल देखने की जरूरत ही नहीं। अब पहली चीज तो ये कि बड़ी टफ है, दूसरी चीज ये कि कब है कब नहीं है, तो गड़बड़ हो गई है। तो अरे बात समझ में। तो अगर मान लीजिए यहां पर हम ये बात करें कि हमें अगर सिमेट्री यूज करना है तो क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है बच्चों, आपको सबसे पहले प्लेन और सेंटर पे फोकस करना है। सर फिर AOS का क्या होगा, मत देखिए, सिर्फ एक टाइप के कंपाउंड पे मैं आपसे बात करूंगा, और वो भी है स्पाइरो। जब मैं आगे आपको कायरलिटी को लेकर के जब एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ वही हमको AOS देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो AOS को आप ये समझिए कि मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि इसमें AOS है या नहीं है, तो आपको देखना ही पड़ेगा बच्चों, आप कैसे मना कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाए, तो आपको AOS पे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप उस पर बिल्कुल मत सोचिएगा। आप सिंपल क्या करेंगे, POS और COS की बात करेंगे। तो ये जो चारों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की हमने यहां पे बात की है, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं इसके आगे कि इनको हमको यूज कहां करना है। ये जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है इनको हमको यूज कहां करना है। तो बच्चों मैं आपको यहां पे कुछ चीजें बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, कितने टाइप की है, 4 टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इनको लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये 4 सिमेट्री पे हमने बात की है। चलिए मैं बोलता हूं कि मेरे पास में कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। मान लो मैंने ऐसा कोई मॉलिक्यूल लिया जिसमें मैंने क्या बोला कि इनमें से कोई भी नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ना कोई तो होगी ना भाई, इतनी सारी सिमेट्री की हम बात कर रहे हैं, तो इतनी सारे सिमेट्री में से कोई एक सिमेट्री तो उसके अंदर हो सकती है कि नहीं हो सकती है। चलिए देख लेते हैं। ये मॉलिक्यूल लिया मैंने, क्या लिया है मैंने, एक ऐसा एटम लिया है कार्बन का जिसमें हाइड्रोजन है, ब्रोमीन मान लो, क्लोरीन मान लो, या एक और ग्रुप डिफरेंट मान लो, Br आयोडीन मान लो। क्या बोलते हो, चारों अलग है बच्चों। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, बिल्कुल नहीं। क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, बिल्कुल नहीं। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, कहीं से भी प्लेन काटोगे 2 डिफरेंट जा रहे हैं। तो बताओ कि ये चारों है एब्सेंट है, इसका मतलब हम बोलते हैं दे आर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं उनको हम, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो बच्चों बताओ एसिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर ऑल द 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट। ठीक है, जिनके अंदर
चारों की चारों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, एसिमेट्रिक। आप में से कुछ लोग बच्चों बहुत आगे का पढ़ने की इच्छा रखते हो, मैं आपको एसिमेट्री समझा रहा हूं, वो कायरलिटी पे पहुंच गए। थोड़ा सा इंतजार करो, कुछ करेक्शंस की आवश्यकता होती है बच्चों। एक बार अगर आप दिमाग में गलत कंसेप्ट रख लोगे ना, उसको करेक्ट करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए थोड़ा सा मेरा कहना है, देखिए आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक भी गलत कंसेप्ट अगर दिमाग में आ गया तो वो इरेज नहीं होता है, फिर लंबे समय तक वो मेंटेन रहता है हमको। तो थोड़ा सा हमको करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। चलिए अब मैं एक और केस लेता हूं बच्चों। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मे और मे नॉट, लेकिन इतनी गारंटी है कि पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, एओएस नहीं है। ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिससिमेट्री, तो डिससिमेट्री की डेफिनेशन क्या है बच्चों? एक्सिस ऑफ सिमेट्री मे और मे नॉट बी प्रेजेंट बट प्लेन, सेंटर एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट। अब बताइए, अगर मॉलिक्यूल को कायरल देखना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कायरलिटी जो है उसका जो रिलेशन है बच्चों वो इससे है। और मैं आपको एक बात बोलूंगा, जितने भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, देखो एसिमेट्री इज अ सबसेट ऑफ डिससिमेट्री, आपने मैथ्स पढ़ा है, एसिमेट्री इज ए सबसेट ऑफ डिससिमेट्री, क्योंकि डिससिमेट्री में यहां पर मे और मे नॉट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल आर डिससिमेट्रिक बट ऑल डिससिमेट्रिक आर नॉट एसिमेट्रिक? ये अंतर है। All asymmetric molecules are always dissymmetric, but all dissymmetric molecules are not always asymmetric. अब सोचो, अगर किसी ने दिमाग में क्या रखा कि कायरल होने के लिए ये होना चाहिए और गलती से उसने देखा अरे उसमें तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आ गई है, आप क्या बोल दोगे? सर ये तो कायरल नहीं है, गलत हो गया ना। कायरलिटी की डेफिनेशन यहां से है, अगर मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक है तो वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कायरलिटी है। और अगर मॉलिक्यूल कायरल है, एटम कायरल होना अलग बात है, मॉलिक्यूल कायरल होना अलग बात है, दोनों सेम नहीं होता है। अरे बात समझ में? एक एटम की 4 वैलेंसीज जो हैं, अगर वो 4 डिफरेंट से सेटिस्फाइड है, जैसे ये देखिए, ये एटम कायरल है, क्या बोलते हैं बच्चों? जो मैंने हाथ में ले रखा है मॉलिक्यूल, इसका जो कार्बन एटम है कायरल है, और ये मॉलिक्यूल भी कायरल है क्योंकि ये एसिमेट्रिक है। अब आपको क्या लगेगा कि अगर मान लो किसी में कायरल एटम होता है तो फिर वो कायरल मॉलिक्यूल होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनमें कायरल एटम नहीं है पर मॉलिक्यूल कायरल है। बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल हमको मिलेंगे जो कि कायरल एटम होने के बाद भी वो अकायरल है बच्चों। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? ध्यान देने की बात क्या है? तो अभी हमने जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में बातें की है, वो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से आपको क्या समझ में आया? वो कहीं ना कहीं हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ही तो पढ़ाना था, उसी को तो लिंक कर रहा है वो, कि अब आगे से हम क्या करेंगे, अब आगे से हम कायरल एटम तो देखेंगे पर उसके साथ साथ हमको डिससिमेट्री भी देखना पड़ेगी। सोचिए, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है, देखिए बहुत सीधी सी बात, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, उसका ऑप्टिकल नेचर से कोई लेना देना नहीं है। सर आपने तो पढ़ाई है, आधा लेक्चर ले लिया आपने तो पढ़ाने के लिए। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन तो आता है ना कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में एक्सिस सिमेट्री है या नहीं है, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल की कायरलिटी चेक करते समय हमको इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों।
अगर किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है एसिमेट्रिक बताओ, डिससिमेट्रिक बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछ रहे तो फिर अपने को सब कुछ चेक करना है। आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस मॉलिक्यूल में एक्सोसिमेट्री है या नहीं है, अब उसको ऑप्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, भाई एक्सोसिमेट्री है कि नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं, तो हमको देखते तो आना चाहिए। पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कायरलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कायरल अकायरल, एक्टिव इनएक्टिव, तो आप इस पे ज्यादा लोड ना लेंगे। तो आगे से हमारी आदत क्या हो जाएगी, एक्सिस के बारे में हम ज्यादा नहीं सोचेंगे। जब हमसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, फिर क्या सोचेंगे, हम इन तीन के बारे में सोचेंगे। लेकिन यार मैंने अभी आपको कुछ बोला है, क्या बोला इसके लिए, मैंने एएओएस के लिए क्या बोला है, मैंने बोला है एएओएस के लिए कि हम एएओएस के बारे में स्पाइरो टाइप के कुछ केसेस को छोड़ दे तो बाकी जगह हमको कंसीडर नहीं करना है। अब बचता क्या है, ये दो, लेकिन मैं आपको तीनों को लेकर समझाऊंगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है, पीओएस, सीओएस या एओएस, अगर तीनों में से, तीसरा केस ले रहा हूं, इन तीनों में से आउट ऑफ 3 अगर ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है या ये प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक नहीं होगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन डिससिमेट्रिक। क्या हो जाएगा, नॉन डिससिमेट्रिक। और जो नॉन डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि वो अकायरल होते हैं। अब क्या समझ में आया, अब समझ में ये नहीं आया अपने को कि अगर हमको बिना पोलरीमीटर के अगर हम किसी मॉलिक्यूल को देखेंगे तो हम सिर्फ इन्हीं चीज को देख करके बता सकते हैं ना कि एक्टिव है या इनएक्टिव है। बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे थे सर ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे थे तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्यों। ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का यूज है बच्चों कि हम थियोरेटिकली अगर ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है तो हमको इस पॉइंट पर जाना पड़ेगा। इस बात को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद एग्जांपल। तो ये आपको अगली क्लास में सोचना है, समझना है, और इसके बारे में अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ओके, उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज थोड़ा सा रिवाइज करिए। कुछ लोग बीच में बोलते हैं कि सर आपका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है। बच्चों मेरा वॉल्यूम ही ज्यादा है, अगर मैं ध्यान रख के थोड़ी देर पढ़ाऊंगा भी थोड़ी देर कम रख सकता हूं, बाकी मेरा एक्चुअल वॉल्यूम ही ज्यादा है। तो इसलिए मैंने माइक को बहुत दूर रखा है। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने डिवाइस का वॉल्यूम थोड़ा सा सेट करिए, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक दिमाग में नहीं रख पाऊंगा कि मैं तेज बोल रहा हूं, क्योंकि मैं नेचुरली तेज बोलता हूं। जो बच्चे मेरे से क्लास में पढ़े हैं वो जानते हैं कि मैं तेज ही बोलता हूं। तो प्लीज थोड़ा सा उसको आप अपने डिवाइस से एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।